हेलो क्लास 10। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने में आपको ज्यादा समय नहीं रह गया। हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म का जो आपका सिलेबस आ रहा है उससे जुड़े सारे सैंपल पेपर, लास्ट ईयर जो बोर्ड के एग्जाम हुए थे उसमें जो चैप्टर हमें सेकंड टर्म में आ रहे हैं उससे जुड़े सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ गेस क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि इस बार आने का बहुत ज्यादा चांस है, सारे करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक एक आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया है या कोई टॉपिक आपको स्ट्रांग नहीं है और उस टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन अगर मैं करा रहा हूं तो मैं सारा पहले कांसेप्ट सिखाऊंगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अच्छे से एक एक क्वेश्चन सीखें और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उस डाउट का सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दिया जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. If angle PAB is equal to 50 degree, find angle AOB. अब चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है सर्कल्स। मिक्स क्वेश्चन ही करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि सैम्पल पेपर में आपको मिक्स क्वेश्चन ही मिलते हैं। ये लास्ट ईयर का कोई हम पेपर भी करेंगे, वहां भी आपको मिक्स क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो फिगर बनाते हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ओके, तो एक पहले सर्कल बनाते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट P जिससे दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक PA मान लेते हैं और एक PB मान लेते हैं। तो PA and PB are the two tangents. Here the tangent PA and PB are drawn to circle with center O. Okay, इसका सर्कल का सेंटर O मान लेते हैं। कह रहा if PAB, if angle PAB, ओके, पहले इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो जोड़िए जरा पहले इसे। PAB ये हमें दिया हुआ है कितना एंगल? 50 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए इसको मैंने लिखा 50 डिग्री। और फाइंड एंगल AOB, ओके, ये फाइंड करना है। तो थोड़ा सेंटर को इधर बना लेते हैं जिससे कि आसानी से सॉल्व कर पाए, ठीक है? ये कुछ इस तरह से, ठीक है? ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, सब बताता हूं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। PAB इसको नाम दे दिया अगर हम, तो ये एंगल 1 है मेरे पास जो गिवन है, और कह सकते हैं कि एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो तरीका क्या है। क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज काफी सारी यूज हो रही है सर्कल की और टेंजेंट टू अ सर्कल की, जरा ध्यान से देखना। इसको एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखें, अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है, सर्कल चैप्टर को, तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट PA पर एक लाइन जा रही है, तो नियम कहता है वो लाइन उस टेंजेंट पर एक राइट एंगल बनाएगी। तो कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर कोई अगर लाइन टच करेगी तो वो हमेशा राइट एंगल बनाएगी। तो उस नियम के हिसाब से 1 प्लस 3 तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है? प्रॉपर्टी आपको इसके पीछे लिख देनी है, बिना प्रॉपर्टी के कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक? जिसमें से देखो तो एंगल 1 तो अपने को क्वेश्चन में गिवन, तो चलो एक काम करते हैं, एंगल 1 की जगह 50 डिग्री डाल देते हैं, ठीक है? तो यहां से एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया? 50 को उधर ले जाओ, तो 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, तो एंगल 3 आ गया। 90 माइनस 50 इज 40 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एंगल 3 का वैल्यू मेरे पास आ गया है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एंगल 4 मान रहा हूं। अब फायदा क्या होगा चेक करो, क्या OA बराबर OB है? आप कह सकते हैं कि OA और OB दोनों एक्चुअल में सर्कल के क्या हैं? रेडियस ही तो है, और रेडियस है तो पक्की बात बराबर होंगे। तो एक प्रॉपर्टी है, अगर ट्रायंगल चेक करो OAB ट्रायंगल में क्या दो साइड बराबर हैं? तो चेक करो ना, OA और OB, हाँ बिल्कुल OA और OB बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस ही तो है। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में बराबर हैं, तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो चेक करो, OA के अपोजिट एंगल 4 और OB के अपोजिट एंगल 3 उस ट्रायंगल के अंदर। रीजन फिर से बताता हूं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल 3 निकाल चुके हैं, तो 3 की जगह मैं लिख दूंगा 40 डिग्री। तो
एक्चुअल में एंगल 4 भी क्या आ गया, 4 भी आ गया 40 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल AOB में एंगल 3 मुझे पता है, एंगल 4 मुझे पता है, एंगल 2 निकालना है। चेक करो, तीनों एंगल अगर ट्रायंगल के मैं जोड़ दूं, इन ट्रायंगल AOB तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ दीजिए, तीनों इंटरनल एंगल जोड़ दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 तो कितना डिग्री हो जाएगा भाई, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। और इसके लिए आप रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो मैं कंसेप्ट को बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं। आपको जब ये करना आ जाएगा तो हार्डली 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है, तो परेशान मत होना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक है। तो 3 प्लस 4 प्लस 2 180, 3 पता है 4 पता है, वैल्यू रखो, तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 40 प्लस 40 80, उधर जाके माइनस का 80, तो एंगल 2 कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 2, एंगल 2 हो गया मेरे पास 100 डिग्री। मेरे ख्याल से एंगल 2 ही मुझे फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अब स्क्रीन पर आ रहा है कि फाइंड द नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एक सीरीज दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि इसकी नौवीं टर्म निकालिए, लेकिन स्टार्ट से नहीं एंड से। तो नाइन टर्म फ्रॉम द एंड, चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। पहले सीरीज कॉपी करते हैं, 5 9 13 फिर डॉट 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 और 185। 9 टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, जब भी आपको एपी चैप्टर से क्वेश्चन आए और आपको सीरीज गिवन हो तो सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले लिखें फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लिखकर ब्रैकेट में छोटा ए डालें और फर्स्ट टर्म लिख दें। उसके बाद लिखें कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताता हूं आपको मैं। कॉमन डिफरेंस को पहले डिनोट करते हैं छोटे d से, और होता क्या है, किसी भी बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म माइनस कर दीजिए। 9 माइनस 5, तो व्हाट इज 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 इज 4। आप चाहो तो 13 में से भी 9 माइनस कर सकते हो, तब भी 4 ही आएगा। इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं an से या फिर डिनोट करते हैं tn से। अलग अलग बुक्स अलग अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन रखती हैं, आपकी चॉइस है किससे करना है। जो हमको दिया हुआ है 185, हमें निकालना है नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखो जरा पहले फॉर्मूला बताता हूं, nth टर्म फ्रॉम एंड। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है nth टर्म निकालने का, तो फॉर्मूला होता है an माइनस n माइनस 1d, ठीक है। और अपने को कौन सी टर्म चाहिए, नाइन्थ टर्म चाहिए। तो नाइन्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा an माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8d। तो व्हाट इज माय an मुझे दिया हुआ है 185, तो 185 माइनस 8 इनटू d का वैल्यू कितना है वो है 4, तो 185 माइनस का 32। अब माइनस कर लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और 1। तो इस पर्टिकुलर सीरीज की अगर पीछे से मैं नौवीं टर्म निकालूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 153। बस आपको nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं। AB इज अ 6 मीटर हाई पोल, एक फिगर दिया हुआ है, तो चलिए पहले फिगर में देख के बना लेता हूं अपनी बुक से। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि AB इज अ 6 मीटर हाई पोल, ठीक है। AB 6 मीटर हाई पोल, CD इज अ लैडर, ओके, CD इज अ लैडर, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। फिर क्या है, टू अ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीचेस अप टू अ पॉइंट D, ठीक है, वो लैडर D पॉइंट पे पहुंच रही है और AD दिया है आपको 2.54 मीटर, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब आपको CD की दूरी निकालनी है। तो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए तो फिगर, इस बार तो बस आपको बना हुआ है, लेकिन अगर फिगर बन के भी नहीं आया तो पहले फिगर बनाना पड़ेगा। अब फिगर बना हुआ है तो
उस फिगर को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। कैसे? देखो लिखने का तरीका क्या होता है, एक्सप्लेन कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ पोल, जो कि AB है और वो कितना दिया हुआ है, वो 6 मीटर दिया हुआ है। फिर AD डिस्टेंस है, क्योंकि कोई बात तो की नहीं गई कि AD आपके पास है क्या, तो लिख दीजिए डिस्टेंस AD इज इक्वल टू 2.54 मीटर। फिर लेंथ ऑफ लेडर, जो एक्चुअल में मुझे निकालनी है, और वो लेंथ है क्या, CD, तो उसको मैं क्या मान लेता हूं, उसको x मीटर मान लेता हूं। ठीक है, मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो ये लीजिए, ये मैंने x मान लिया, और एक इंक्लिनेशन एंगल भी दिया है DCB, तो एंगल DCB हो गया आपका 60 डिग्री। तो फिगर देखकर इतना एक्सप्लेनेशन आपको करना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। इससे का प्रेजेंटेशन 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन को एक परफेक्शन देगा। ठीक है, जिससे टीचर चेक करते समय गलती नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हो। अब एक चीज देखो, ट्रायंगल DBC की बात करें तो देखो परपेंडिकुलर BD डायरेक्टली नहीं गिवन है, मुझे तो AB का वैल्यू पता है। तो ध्यान से देखो जरा, अगर मैं AB की लेंथ में से AD वाली लेंथ माइनस कर दूं तो क्या BD का लेंथ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है अपना, सबसे पहले लिखेंगे कि ये जो BD है, ये जो BD है वो कैसे निकल सकती है, पूरी AB लेंथ में से AD लेंथ माइनस करके। अब AB कितना है 6 और AD कितना है 2.54, तो माइनस करो। अब देखो माइनस कैसे किया जाता है, 6 में से 2.54, इसको लिख लो 6.00 और माइनस कर दो 2.54, तो 10 में से 4 गया 9, 9 में से 5 गया 4 और 5 में से 2 गया 3, तो कितना लेंथ आ गया मेरे पास BD का, तो BD का लेंथ आ गया 3.49 मीटर। ठीक, अब जरा ध्यान से ट्रायंगल देखो DBC, तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल DBC। अब जरा थोड़ा सा कंसेप्ट देखो, जिनको कंसेप्ट आता है बहुत अच्छी चीज है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं। ध्यान से देखो, ये जो एंगल गिवन होता है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर। ये जो राइट एंगल गिवन है उसके सामने होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड वो होती है बेस। चेक करो, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर गिवन है 3.49, हाइपोटेन्यूज निकालना है मुझे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो डिनोट करता है, देखिए बताता हूं। तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप, परपेंडिकुलर BD अपॉन हाइपोटेन्यूज CD। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा रेशियो है, तो जिनको डायरेक्टली रेशियो पता है भाई लिख दो, जिनको नहीं पता उसका भी तरीका देखो। एक तरीका है इस निमोनिक को याद रखने का, इस तरीके को याद रखने का। क्या तरीका है देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सीखा ही होगा, फिर से बताता हूं, मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं उसका पहला लेटर लिख रहा हूं। याद करने का तरीका देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये सोना चांदी तोले में सोने का मतलब S sin थीटा, चांदी का मतलब C cos थीटा, और तोले का मतलब T tan थीटा। तो sin थीटा का रेशियो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिनको आता था बहुत अच्छा चीज है, जिनको नहीं पता वो देख लो। ठीक है, हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रेशियो क्या दिया हुआ है sin थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है sin 60 डिग्री। ये है इसको लिखने का तरीका। चलिए BD का वैल्यू वो तो मैंने पहले ही निकाल लिया है 3.49 अपॉन CD वो मुझे फाइंड आउट करना है x, और sin 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट सीखा होगा फर्स्ट टर्म में। तो sin 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3.49 into 2
अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू ये हो गया 3.49 इंटू 2 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, जिससे डिनोमिनेटर का रूट चला जाए। एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व होगा। तो 3.49 इंटू 2 इंटू इस रूट 3 का वैल्यू हो गया 1.73 और होल अपॉन रूट 3 टू रूट 3। बस अब ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे 3 से डिवाइड करना है। और इसको अगर पूरा मैं सॉल्व कर लूं तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 4.02 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर? लेंथ ऑफ द लैडर हो गया 4.02 मीटर। चाहो तो इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, 0.02 ज्यादा बड़ी वैल्यू तो है नहीं, तो लिख सकते हो लेंथ ऑफ द लैडर इज 4 मीटर और पीछे इसके क्या लिख दोगे? अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्स डाल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैंने वैल्यू को अप्रोक्स करके लिख दिया है। चाहो 4.02 मीटर लिखो, चाहो 4 मीटर, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। इफ x is equal to 2/3, x is equal to 2/3 and x is equal to -3 and x is equal to -3 are the roots of the quadratic equation। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax square plus 7x plus b is equal to 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दोनों ही रूट्स हैं। रूट्स की जगह वर्ड यूज हो सकता था जीरोस, सॉल्यूशन, कुछ भी ध्यान रखिएगा, जीरो, सॉल्यूशन और रूट्स x की वैल्यू को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो a और b है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए कंसेप्ट देखते हैं। जब ये दोनों ही इस इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस x की वैल्यू 2/3 और -3 को एक एक करके दोनों बार इक्वेशन में पुट करना है। दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले x = 2/3 को यूज करते हैं। जहां जहां इक्वेशन में x लिखा हुआ है वहां 2/3 डाल के सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आएगा a * 4/9, बिल्कुल आराम से 14/3 प्लस b = 0। तो 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b = 0। एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए कितना एलसीएम आएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 × 1 = 9 इनटू ऊपर वाला नंबर, एलसीएम ले रहे हैं, 3 × 3 = 9 इनटू ऊपर वाला नंबर, 1 9 × 9 इनटू ऊपर वाला नंबर = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो 0 से मल्टीप्लाई होके गायब हो जाएगा। ये कितना बचेगा, 4a प्लस 14 × 3 = 42 प्लस 9b = 0। इस 42 को उधर ले जाओ तो ये बन गया 4a प्लस 9b - 42। हमारी पहली इक्वेशन तैयार है। इसी तरह से अब x = -3 पुट करेंगे। चलिए, तो x = -3, तो a * -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 * -3 प्लस b = 0। तो ये -3 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इस माइनस को तो गायब कर देगा। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 9a माइनस का 21, क्यों, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 7 × 21 प्लस b = 0। यहां से भी 9a और प्लस b को यहां रख लो और -21 उधर चला जाएगा जो जाके हो जाएगा प्लस का। मेक इट इक्वेशन 2। अब दो लीनियर इक्वेशन बन गई। टर्म 1 में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर पढ़ा था, जिसमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। बस उसी को यूज करके a और b निकाल दूंगा। तो मैं यूज करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए मैं क्या करूंगा, b के कोएफिशिएंट सेम बनाऊंगा और b को एलिमिनेट करके पहले a निकाल लूंगा। तो देखो यहाँ b का कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ b का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो लिखूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 9। तो 9 × 9 = 81, a प्लस 9b = 21 × 9, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 80। और इस इक्वेशन को इसके नीचे रख दूंगा। तो 4a प्लस 9b = -42। भाई फर्स्ट टर्म तो आपने पास कर ही लिया है ना, तो बस
लीनियर इक्वेशन तो आपको पता ही होगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूं, किसी को सब्स्टिट्यूशन लगाना हो तो वो भी लगा सकता है, ठीक है। अब 9 भी दोनों प्लस के हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और अगर एक का साइन चेंज किया तो सभी के साइन चेंज करने पड़ते हैं, पता ही होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 81 है माइनस का 4 है, ये आ गया 77 है इज इक्वल टू 189 प्लस 42, ये हो गया 9 और 2 11, ये कैरी हो गया 8 12 13 और एक कैरी हो गया 231, तो a का वैल्यू हो गया 231 और अपॉन 77 कैंसिल आउट करो, जरा 77 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 से 21 21 23, ये हां बिल्कुल 3 टाइम्स जा रहा है, तो 77 को 3 टाइम्स जाएंगे तो 231 ही आएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, a का वैल्यू 3 आ गया। अब इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं रख दीजिए, b निकालने के लिए। सेकंड मुझे छोटी दिखाई दे रही है, इसे पुट कर देता हूं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। चलिए इसको लिख के दिखाते हैं। तो 9a का वैल्यू है 3 प्लस b इज इक्वल टू 21, 9 इज 27 प्लस b इज इक्वल टू 21, तो b इज इक्वल टू 21 माइनस का 27 और b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6। ये लीजिए a और b का वैल्यू आ गया। करना क्या था, दोनों रूट्स को एक एक करके गिवन इक्वेशन में पुट करना था। दो लीनियर इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, बस उन्हें सॉल्व करना था, क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया है, समझ ही गए होंगे कि चैप्टर सर्कल है इस बार, जो क्वेश्चन मुझे मिला है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर मुझे गिवन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एबीसी, ओके ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, बिल्कुल ठीक, such that it touches the side AB, BC और CA। ये सर्कल इस ट्रायंगल की AB, BC और CA साइड को टच कर रहा है at D, E, F respectively, बिल्कुल ठीक। If the length of the side AB, BC, CA, ओके AB की लेंथ दी है 12, ओके ये पूरी लेंथ आपको 12 दी हुई है। चलिए फिर आपको BC दिया है 8, BC दिया है 8, ये लीजिए इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है, और AC दिया है 10 सेंटीमीटर, तो AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यूनिट तो आप सेंटीमीटर AC लीजिएगा। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AD, ओके ये AD निकालना है, चलिए इसको मैं x मान लेता हूं, और फिर मुझे निकालना है BE, ओके ये BE निकालना है, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं क्या मानना पड़ेगा, और मुझे CF निकालना है, इसको भी देखते हैं क्या मानना पड़ेगा, ठीक, ये तीनों निकालने हैं। ध्यान से देखने वाली बात है, AD को मैंने x मान लिया है, पूरी AB की लेंथ मुझे पता है, तो सोचो BD कितना रह गया भाई, पूरा 12, ये x, तो ये कितना रह गया 12 माइनस का x, क्लियर इतना। अब जरा देखो क्या AD और AF बराबर है, AD और AF बराबर है। अगर सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो देखो AD और AF क्यों बराबर है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो जो AD है वही AF हो जाएगा, तो भाई देखो AF का वैल्यू भी कितना आ गया x आ गया, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान देखो AC का वैल्यू 10 पता है, अगर AC 10 पता है, AF x है, तो CF कितना हो गया भाई, पूरे 10 में से AF की वैल्यू माइनस कर दो, तो ये लीजिए आपके पास CF का वैल्यू भी आ गया, ठीक। इसी तरह से जो CF है वही CE है, जो CF है वही CE है, रीजन तो सेम है, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो CF तो मैंने अभी निकाला है, तो वही CE हो गया 10 माइनस x। अब चेक करो BD तो मैं 12 माइनस x निकाल चुका हूं, तो जो मेरा BD है वही मेरा BE है, क्यों, ये भी तो दो टेंजेंट है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, BD और BE, तो रीजन फिर वही कि ये जो BD है वो किसके बराबर है, वो BE के बराबर है, रीजन फिर वही, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और कितना है ये है 12 माइनस x। BC का वैल्यू मुझे टोटल 8 दिया है, चेक करो, ये जो BC है मेरे पास टोटल 8 है ना, लेकिन ये BC को मैं लिख क्या सकता हूं, मैं लिख सकता हूं BE प्लस CE, तो देखो जरा BE प्लस CE जो कि 8 है, चेक करो कहीं BE की वैल्यू है तो नहीं मेरे पास, चेक करो ना, ये रही
12 माइनस एक्स, और CE की वैल्यू चेक करो 10 माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर हो गया 8 के। तो 12 प्लस 10 22, माइनस एक्स माइनस का 2x बराबर 8, माइनस का 2x उधर ले जाइए, 8 को उधर ले आइए, तो 22 माइनस 8 बराबर 2x। 22 में से, अब 22 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 14 इज इक्वल टू 2x, 2 डिवाइड में चला गया, तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आया, मेरे पास x का वैल्यू 7 आ गया। अब निकालना क्या क्या था, एक तो मुझे निकालना था AD, तो भाई AD तो x है, तो AD जो कि x है, जो मेरे पास आया 7 सेंटीमीटर। दूसरा निकालना था BE, वो किधर गया, BE 12 माइनस x, तो भाई B और E, ये था आपके पास 12 माइनस x, मतलब 12 माइनस 7, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तीसरा क्या निकालना था भाई, मुझे CF का वैल्यू निकालना था। CF कितना था, CF हमारा था 10 माइनस x, तो 10 माइनस का x, तो 10 माइनस का x को निकाल लिया ना 7, तो 10 माइनस 7 ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए तीनों आंसर आ गए, AD 7 सेंटीमीटर, BE 5 सेंटीमीटर, CF 3 सेंटीमीटर, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, तो AP की सीरीज दी है कितना, 18 16 14, फिर डॉट 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 डॉट, ओके, be taken so that the sum is 0, ओके, सम इज 0। इस सीरीज की कितनी सारी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि सम 0 आ जाए, ठीक है। तो चेक करिए, मैंने बोला था कि जब एबी का क्वेश्चन आपके पास आए, सीरीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें लिखना होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं, जो सीरीज की पहली टर्म होती है उसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, पहले बताते हैं कि उसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। निकालते कैसे हैं, किसी भी बाद वाली टर्म को माइनस कर दो पहले वाली में से, तो कितना आ गया -2, 14 -16 भी कर सकते हैं, -2 ही आएगा। और कह रहा है सम आपको 0 ही चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि सम का फॉर्मूला ही लगाना है, लेकिन निकालना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी सारी टर्म्स मिला दी जाए कि जोड़ के सम 0 आ जाए। तो हाउ मेनी, n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। फॉर्मूला तो भाई देखो पता होना चाहिए। सम दिया है 0, n फाइंड ही करना है, 2a, a का वैल्यू 18 प्लस n-1 और d का वैल्यू -2। चलिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो गया, n 18 टू द 36। अब जरा -2 को n से करेंगे, -2 को -1 से करेंगे, तो माइनस का 2n प्लस का 2। अब अगला स्टेप देखो, तो 0 इज इक्वल टू n, ये हो गया आपके पास 38 माइनस का 2n। अब जरा स्टेप को ध्यान से देखो, दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों 0 के बराबर है, तो लिखने का तरीका क्या होता है, आइदर पहली टर्म 0 के बराबर और दूसरी टर्म 0 के बराबर। एक चीज का ध्यान रखो, n कैसे 0 हो जाएगा, कुछ टर्म्स तो होंगी ही होंगी ना, ये हम कह रहे हैं कि n 0 हो गया, सॉरी कुछ टर्म जोड़ेंगी तभी 0 के बराबर आएगा सम, ठीक है। तो n 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या लिख देंगे कि भाई n 0 नहीं हो सकता, ये वाला केस तो क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, हटा दिया। यहां से देखिए, तो 38 इज इक्वल टू 2n, 2 नीचे आ गए डिवाइड में, तो कट के कितना आया, 2 1 2, 2 9 18। तो क्या पता चला कि इस सीरीज की जब हम 19 टर्म्स जोड़ेंगे आपस में, तो पता चलेगा सम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन का कांसेप्ट था, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया है, फिर से चैप्टर सर्कल ही है, और क्वेश्चन है क्या, इन फिगर जो दिया हुआ है, AP and PB are the tangent, okay, AP and PB are the tangent with center O, ठीक है, such that AP बराबर 5। तो AP अगर 5 है, देखो जरा ध्यान से,
तो एपी और पीबी तो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, और नियम ये कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचते हैं उनकी दूरी बराबर होती है। तो लिख सकते हैं कि जो एबी है वो पीबी के बराबर है। तो दोनों के दोनों कितने सेंटीमीटर के हो गए? 5 सेंटीमीटर के। इसके लिए रीजन लिखते हैं ना, एपी बराबर बीपी के लिए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। फिर क्वेश्चन कह रहा है APB 60 डिग्री, ओके APB 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, ओके AB लेंथ निकालनी है, AB लेंथ निकालनी है। चलिए AB लेंथ को x मान लेते हैं और वो मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए ठीक है, ध्यान से देखो, क्या AP PB के बराबर है? AP और PB बराबर है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। जरा ध्यान से देखो, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं। तो अगर AP BP के बराबर है तो AP के अपोजिट एंगल कितना हो गया? वो हो गया 3, और उसी तरह से BP के अपोजिट कितना एंगल हो गया? वो हो गया 2। और रीजन क्या लिखेंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल PAB तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़िए, 1 + 2 + 3 बराबर 180। भाई ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स, वर्टेक्स एंगल कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। रीजन क्या लिखते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें से 2 और 3 तो दोनों ही बराबर है। तो मैंने क्या किया, 2 को 2 रहने दिया और 3 को भी 2 लिख दिया। 1 मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना? 60 डिग्री, ये लीजिए 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। 60 उधर चला जाएगा और एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। तो 180 माइनस का 60, एंगल 2 इज इक्वल टू 120। ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो 120/2 कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल 2 60 हो गया। एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है, तो कह सकते हैं कि एंगल 3 भी 60 हो गया। एंगल 1 आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए। तो कह सकते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं 60 डिग्री के। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पक्की बात है इन तीनों की साइड भी आपस में बराबर होगी। AP और PB पहले से ही 5 है, तो पक्की बात ये जो AB कॉर्ड है ये भी कितने सेंटीमीटर का हो गया? ये भी 5 सेंटीमीटर का हो गया, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइडें बराबर होती हैं। हमें दो साइड पता थी, तीसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी, फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49, पहली 7 टर्म का सम दिया हुआ है, मतलब S7 दिया हुआ है मुझे 49। फिर कहता है एंड दैट ऑफ इज फर्स्ट 17 टर्म, और पहली 17 टर्म का सम दिया हुआ है 289, मतलब S17 दिया है 289। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, तो n टर्म्स का सम निकालना है, मतलब Sn का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है लेकिन लंबा क्वेश्चन है। 7 टर्म का सम दिया हुआ है, 17 टर्म का सम दिया हुआ है, n टर्म का सम निकालना है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले Sn का फॉर्मूला बता देता हूं, n/2 2a plus n-1 d। तो S7 फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7/2 2a plus 7-1 6d। और ध्यान रखिएगा जब भी AP का क्वेश्चन करें तो क्योंकि यहाँ पर सीरीज गिवन नहीं है ना अपने को, तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में? भाई हम जो a यूज कर रहे हैं उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और हम जो छोटा d यूज कर रहे हैं उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बिना इस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किए हुए आपने a और d को यूज कर लिया तो मार्क्स कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस S7 का वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7/2 2a plus 6d। 2 गया इधर, 7 आ गया नीचे, तो 49 into 2/7 इज इक्वल टू 2a plus 6d। जरा 7 का 49 कट गया, तो ये कितना आ गया चेक करो, 2a plus 6d इज इक्वल टू 7 to the 14। तो एक इक्वेशन मेरी तैयार है। अब दूसरी यूज करेंगे, ये वाली S17, फॉर्मूला तो यही वाला है, तो 17/2 मतलब n/2 2a plus n-1 17-1 16d, जो मुझे कितना दिया हुआ है? जो मुझे S17 दिया हुआ है।
जैसे यहाँ पर है 7 दिया हुआ तो 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू S17 जो कितनी वैल्यू दी हुई है 289। अब ये 2 गया इधर मल्टीप्लाई में 17 आ गया नीचे डिवाइड में तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 into 2 upon 17 17 17 जा होता है 289 तो 2a plus 16d is equal to 17 to the 34। तो चेक करो फिर से दो लीनियर इक्वेशन तैयार है। मैं फिर लगाता हूं एलिमिनेशन मेथड एक दूसरे को नीचे लिख लेता हूं क्योंकि यहां पर देखो ध्यान से a का कोएफिशिएंट सेम है तो आराम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन चेंज किए एक का साइन चेंज किया तो फिर सभी का साइन चेंज करना पड़ेगा तो 2a से 2a चला गया 6d माइनस का 16d कितना बचेगा माइनस का 10d 14 माइनस का 34 बचेगा माइनस का 20 तो d इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 10 माइनस से माइनस चला गया 0 से 0 चला गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर d का वैल्यू 2 आ गया। इस d की वैल्यू को किसी भी एक क्वेश्चन पुट करके a निकाल लीजिए। चलिए इस वाले में पुट कर लेता हूं तो 2a plus 6d is equal to 14 2a plus 6d ये हो गया 6 to the 12 उधर जाके माइनस का तो ये 14 माइनस का 12 तो 2a is equal to 2 और a का वैल्यू 2 अपॉन 2 तो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 b का वैल्यू आ गया 2। अब फाइंड क्या करना है देखो फाइंड तो Sn करना था तो भाई Sn का फार्मूला तो यही है तो ये Sn ही निकालना है अपने को तो फार्मूला हो गया n अपॉन 2 2a मतलब 2 into 1 प्लस n minus 1 d d is 2 कितना आएगा n upon 2 2 प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो दोनों से 2n minus 2 minus 2 से प्लस 2 चला गया तो n upon 2 into कितना आ गया 2n 2 से 2 चला गया तो n into n is n square तो what is the sum of n terms तो sum of n terms का वैल्यू आ गया n square यही हमें निकालना था वैल्यू इज n square। अच्छा क्वेश्चन था एक चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन था फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख दिया है अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व फॉर x है आप जरा ध्यान से देखो इसमें एलसीएम लेना है आपको। भाई देखो इस तरह के एलसीएम लेना बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता है कमांड नहीं होता है जिनको आता है वेरी गुड आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब जिनको लग रहा है सर इस तरह के एलसीएम लेने में मुझे दिक्कत है तो देखो मैं एलसीएम लेना सिखाता हूं बहुत आसान है। जब भी आपको इस तरह से पॉलिनोमियल में एलसीएम लेना हो जहां पर सिंगल टर्म हो दो पॉलिनोमियल वाली टर्म हो और एलसीएम लेना हो तो जितने भी टर्म एलसीएम लेने में आ रहे हैं पहले चेक करो इन सब में कॉमन टर्म कौन सा है। कॉमन का मतलब होता है वो टर्म जो यहां भी मौजूद हो यहां भी मौजूद हो और यहां भी मौजूद हो। तीनों फ्रैक्शंस में ध्यान सुनिएगा तीनों फ्रैक्शन ओके तीन फ्रैक्शन है ना यहां पर तो तीनों फ्रैक्शन में जो टर्म मौजूद हो तीनों में मौजूद हो तो चेक कर लो एक भी ऐसी टर्म नहीं है जो तीनों में मौजूद हो क्योंकि अगर यहां x - 3 है तो देखो यहां नहीं है यहां तो दोनों है लेकिन तीनों में कोई सी मौजूद नहीं है। तो ध्यान रखो अगर तीनों में कोई टर्म मौजूद नहीं है तो सारी टर्म नीचे आनी चाहिए ठीक है लेकिन बिना रिपीट हुए कहने का मतलब ये भी आएगी ये दोनों भी आएंगी सारी टर्म नीचे आनी चाहिए। चेक करो x - 3 बिल्कुल आ गई चेक करो 2x + 3 बिल्कुल आ गई x - 3 अरे x - 3 तो आ चुकी है सॉरी फिर से नहीं आएगी रिपीटिशन नहीं हो सकता 2x + 3 आएगी वो ये तो पहले ही आ चुकी है सॉरी ये भी नहीं आ सकती। हो गया आपका एलसीएम फिर समझ लो इन तीनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें वो टर्म जो तीनों में कॉमन है पहले वो लिख दो अगर है तो पहले वही लिखी जाएगी। अब आप कहोगे सर तीनों में एक भी टर्म कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब वो टर्म यहां पर भी हो यहां पर भी हो यहां पर भी हो तभी कॉमन कहलाएगी। ऐसा नहीं एक में है दूसरे में नहीं है तो कॉमन नहीं मान सकते उसको तो मतलब कॉमन नहीं निकला। डिनोमिनेटर सारा उतार दो नीचे विद द कंडीशन दैट कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलो x - 3 उतार लिया 2x + 3 उतार लिया x - 3 फिर उतारना है लेकिन वो ऑलरेडी मौजूद है रिपीट नहीं कर सकते 2x + 3 उतार लिया लेकिन पहले से ही मौजूद है फिर से नहीं उतार सकते उसे
क्लियर हो गया एलसीएम। अब देखो इस x माइनस 3 पे क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म आ जाए। x माइनस 3 x माइनस 3 तो मैच हो रहा है, तो पक्की बात है 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ऊपर वाला नंबर प्लस इस 2x प्लस 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों टर्म आ जाए। तो 2x प्लस 3 तो मैच हो गया, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 3 इनटू ऊपर वाला नंबर, क्योंकि ऊपर 1 है तो लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों टर्म आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों टर्म मैच हो रही हैं, 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ऊपर वाला नंबर इज इक्वल टू 0। बस अब सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड वाला स्टेप रह गया है, काम तुम्हारा मेन हो गया है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2x से भी होगा और 3 से भी होगा, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस अब 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 ही बन जाएगा। अगला स्टेप 4x स्क्वायर 6x प्लस x प्लस 3x, तो 6 और 1 7 और 3 10, तो प्लस 10x माइनस का 3 प्लस का 9 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लो, इक्वेशन रिड्यूस हो रही है, चेक करो। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों को ये 2 से डिवाइड करना समझ में नहीं आ रहा है वो ये समझो कि मैंने 2 कॉमन निकाल के 0 के उधर ले गया हूं, वरना किसी बच्चे ने अगर 2 ये कॉमन या डिवाइड वाला स्टेप नहीं भी लगाया तो वो आगे सॉल्व कर सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा उसका। मेरा कैलकुलेशन एकदम आसान होगा। क्यों? अब करेंगे स्प्लिटिंग का मिडल टर्म। स्प्लिटिंग करने के लिए पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 के फैक्टर बनाइए 2 3 और 1। अब इस 2 3 1 को इस तरह से प्लस माइनस करना है कि आंसर में कितना आ जाए प्लस का 5। तो जरा ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा 2 अकेला रहने दो, 3 1 जा 3, तो 3 और 2 को कैसे प्लस माइनस करूं कि प्लस का 5 आ जाए। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3x, ध्यान से देखो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5 भी होता है तो 5 भी लिखा है, बस पीछे x लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे, जब चार टर्म आ जाए पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालें। तो पहले दो में से कॉमन 2x आ रहा है, कितना बचेगा x + 1। अगले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ये प्लस वाला साइन हमेशा सेम आएगा, 3 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा x + 1। x + 1 फिर मैच हो गया, फिर कॉमन निकाल दीजिए, बचा क्या 2x + 3 और इज इक्वल टू 0। फिर देखो दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में और दोनों ही 0 के बराबर है। लिखने का तरीका आइदर पहला टर्म इक्वल टू 0, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया ऐसे -1, और दूसरा टर्म इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया चेक करो ध्यान से, ये आ गया -3/2। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1 और -3/2। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, हमें जब सॉल्व वाला क्वेश्चन आता है तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ये जो दोनों मेरे आंसर आए हैं क्या ये दोनों वैलिड आंसर हैं। अब वैलिड आंसर का मतलब होता है आपको x की जगह -1 पूरा क्वेश्चन में डालना पड़ेगा और चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं। एक बार x -3/2 पूरा क्वेश्चन में डालना पड़ेगा और चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं। दोनों वैल्यू डाल के 0 आ रहा है, दोनों मेरे आंसर हैं। एक वैल्यू डाल के आ रहा है और एक वैल्यू डाल के 0 नहीं आ रहा है, तो सॉरी वो आंसर नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना है x -1 पूरे क्वेश्चन में पुट कीजिए, 0 आना चाहिए, 0 आ गया, आपका आंसर है -1। x -3/2 पूरे क्वेश्चन में डालिए, x की जगह 0 आना चाहिए, वो इक्वल टू 0 है। अगर 0 आ रहा है तो यस x -3/2 इज द सॉल्यूशन। 0 नहीं आ रहा सॉल्व करके, सॉरी नहीं ले सकते आंसर में। तो ये लास्ट में सॉल्व फॉर x वाले में आपको चेक भी करके दिखानी है, सिंपल वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। इस पार्ट को आप खुद सॉल्व कर लेना, सिर्फ वैल्यू डाल के चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन है मेंसुरेशन से।
The sum of the radius of base and height of a solid right circular cylinder is 37. ओके, एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेंडर का फिगर बनाएंगे और इस फिगर में हम क्या डिनोट करेंगे, हम इस फिगर में एक R और एक H डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, बिना फिगर बनाए मेंसुरेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और इस R को डिफाइन करेंगे कि भाई मैंने रेडियस को R माना है, सेंटीमीटर मीटर लगा दीजिएगा, और हाइट को मैंने H माना है, ठीक है। उसी के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ किसका सम दिया है, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर, और वो कितना है सम आपके पास, वो सम दिया है 37, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके, इसका पूरा टीएसए दिया हुआ है आपको, और वो टीएसए है कितना, 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर टीएसए दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो बहुत आसान है, पहले टीएसए ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ, वो होता है 2 पाई आर h प्लस आर 1628, यही दिया हुआ है। चेक करो h प्लस आर का वैल्यू तो 37 है, डायरेक्टली पुट करो, तो 2 इनटू पाई का वैल्यू 22/7 इनटू r, और h प्लस आर इज 37 इज इक्वल टू 1628। तो ये देखो क्या हो गया, r का वैल्यू निकालना है ना, तो r को तो ये रहने दो, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे उधर, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चले जाएंगे। 1628 इनटू 7 अपॉन 2 इनटू 22 इनटू 37। इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करके 7 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। इस रेडियस की वैल्यू को यहां पुट करिए, हाइट आ जाएगा, तो r प्लस h आपको 37 दिया है, r आपने अभी 7 निकाला है, तो देखो h का वैल्यू कितना आ गया, h का वैल्यू आपके पास आ गया 30 सेंटीमीटर। h आ गया, r भी आ गया, फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई इज 22/7, r स्क्वायर, r का वैल्यू 7 आया हुआ है, तो 7 into 7, और h का वैल्यू 30 आया हुआ है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 22 into 7 into 30, और ये पूरा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, बिना यूनिट लगाए मत सॉल्व करना वरना मार्क्स कट जाएगा। सिंपल क्या था, r प्लस h का वैल्यू दिया था, टीएसए दिया था, वैल्यू पुट किया, r आ गया, r को वापस पुट किया, h आ गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया फाइनल मेरा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ a 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहे हो, ध्यान से देखिएगा, टावर के टॉप से, मतलब टावर के टॉप पर खड़े हैं आप, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो और बॉटम को देख रहे हो, ध्यान रखिएगा। ये आपको टावर दिया है, तो नाम दे देते हैं AB, और ये आपको CD, जो आपको बिल्डिंग दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है टावर के टॉप पे खड़े होकर आप ऊपर खड़े हो और नीचे बिल्डिंग के टॉप और बॉटम को देख रहे हो, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हो और बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हो, इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, नाम डालते जाइए E। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। 50 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का लेंथ कितना हो गया 50 मीटर, ठीक। और क्या कह रहा है, टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 45 एंड 60। तो चेक करो पहले द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब पहले टॉप और फिर बॉटम, और एंगल कैसे दिया है 45 और 60, तो टॉप को मिलेगा 45, बॉटम को मिलेगा 60। ध्यान रखना, टॉप पहले बोला गया है तो 45 को पहले टॉप पे रखना पड़ेगा, बॉटम बाद में बोला है तो बार बार आएगा 60 डिग्री बॉटम पे रखना पड़ेगा। और क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो डिप्रेशन की लाइन बनानी पड़ेगी, और ये 45 है ना, तो इसी से जुड़ी लाइन 45 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री दिया है तो इसी से जुड़ी लाइन 60 डिग्री, और इसको डिनोट कैसे करेंगे डिस्क्रिप्शन में वो भी बताऊंगा, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको कुछ M, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं पहले। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
ठीक है, तो टावर की पूरी हाइट निकालनी है। तो चेक करो, जो सीडी हाइट यहाँ पर 50 दी है वही आपकी ईबी हाइट हो जाएगी। तो 50 तो ये भी हो गया। तो बस ए ई का वैल्यू x मान के निकाल लेते हैं, फिर x में 50 जोड़ देंगे, पूरे की पूरे टावर की हाइट आ जाएगी। और क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। ओके, आपको ये बीडी हाइट भी निकालनी है, जिसको y मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बीडी है वो सी के बराबर है। पहले फिगर बना लिया, इस फिगर का डिस्क्रिप्शन करना है। पहले देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन जी, और ये हमने सीडी माना हुआ है जो कि दिया हुआ है 50 मीटर। नेक्स्ट हाइट ऑफ टावर, ये टावर हमारे लिए ए बी है, जिसको मैंने x प्लस 50 माना हुआ है। ठीक है, अब डिप्रेशन एंगल को कैसे डिनोट करते हैं वो देखो, एम ए सी, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, ए सी ई, ये हो गया 45 डिग्री। इस तरह से डिप्रेशन एंगल को सॉल्व किया जाता है। 60 के लिए चेक करिए, एम ए डी, ध्यान से देखिए ना, एम ए डी, यही तो 60 डिग्री नोट किया है। एम ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए डी बी, ये हो गया 60 डिग्री। इस तरह से डिप्रेशन एंगल लिखा जाता है डिस्क्रिप्शन में। दो लेट लिए हुए हैं, बीडी को y लिया हुआ है, तो लिख लेंगे डिस्टेंस बीडी इज इक्वल टू y मीटर, और चेक करो AE को x लिया हुआ है, डिस्टेंस AE इज इक्वल टू x मीटर। अब आपने पूरा क्वेश्चन जो दिया था फिगर को पूरा परफेक्ट एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़ो तो एक डिस्क्रिप्शन देख के समझ जाओगे कि क्या करने वाले हैं। बस सॉल्यूशन निकालना आपको अपना। क्या करें, सबसे पहले दो ट्रायंगल लिख रहे हैं, ए सी ई दिख रहा है, पहले वो सॉल्व कर सकते हो। ए डी बी दिख रहा है, वो भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है, किसी को भी पहले करो किसी को भी बाद में। तो देखो इन ट्रायंगल मैंने लिया मान लो ए सी ई, ए सी और ई, तो चेक करो ये परपेंडिकुलर ए ई मुझे फाइंड करना है, जबकि बेस सी ई मैंने वायलेट लिया हुआ है, तो यही लेंगे। लिखूंगा कैसे, परपेंडिकुलर, पूरा प्रॉपरली ध्यान से, परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस सी ई इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है tan थीटा। tan थीटा, जो थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। व्हाट इज AE, चेक करो फिगर में x माना हुआ है। व्हाट इज CE, CE और DE बराबर है, तो y हो गया। व्हाट इज tan 45 का वैल्यू, जो कि 1 होता है, क्रॉस कीजिए मल्टीप्लाई, तो पता चला x बराबर y आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, ADB, इन ट्रायंगल ADB। अब इस ट्रायंगल ADB में चेक करो, परपेंडिकुलर मुझे पता है, बेस मैंने लेट लिया हुआ है, तो फिर से वही परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD, P बाय B, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा। थीटा इस बार कितना है मेरा, 60 डिग्री। अगला स्टेप देखिए, AB कितना है, x प्लस 50, और BD इज y लेट लिया है, इज इक्वल टू tan 60, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60, tan 60 होता है √3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू √3y। अब मैंने यहाँ x और y बराबर प्रूफ कर दिया था, तो मैं क्या करता हूँ, इस x को y लिख देता हूँ वापस। ठीक है, y वाले टर्म एक तरफ, तो √3y माइनस का y कॉमन लीजिए, कितना आ गया, √3 माइनस 1। इस √3 माइनस 1 को 50 के नीचे ले आता हूं। ठीक है, और अब y का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 माइनस 1, रैशनलाइज कीजिए, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन, क्लास 9 में सिखाया है हमने। ये हो गया 50 इंटू √3 प्लस 1
होल अपॉन नीचे डिनोमिनेटर चेक करो a माइनस बी ए प्लस बी एंटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी हमने क्लास 9 में सीखी है पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो y इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लो 50 इनटू अब रूट 3 का वैल्यू होता है 1.73 प्लस 1 तो ये हो गया 2.73 और नीचे चेक करो रूट 3 का स्क्वायर इज 3 1 का स्क्वायर इज 1 3 माइनस 1 2 आ गया 2 से 50 कैंसिल आउट हो गया 25 इनटू 2.73 तो ये सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 68.25 तो y का वैल्यू 68.25 और मीटर में लगा दीजिएगा। हमने तो पहले प्रूव कर दिया था कि x और y मेरा बराबर है तो x भी कितना आ गया 68.25 मीटर। अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन में फाइंड क्या क्या करना था। एक तो देखो बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी फाइंड करनी थी जो कि y है तो आंसर आ गया 68.25 मीटर। दूसरा क्या फाइंड करना था हाइट ऑफ द टावर। अब हाइट ऑफ द टावर एक्चुअल में AB है जो कि हो गई मेरा 50 प्लस x तो 50 प्लस 68.25 जोड़ दिया कितना आएगा तो 0.25 तो आएगा ही आएगा ये हो गया 8 5 और 5 10 और 11 तो मेरे पास हाइट ऑफ द टावर आ गया 118.25 मीटर। बस ये रहे मेरे दोनों आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है एक शानदार क्वेश्चन है चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लिखा है सॉल्व तो याद रखना सॉल्व का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें एक ऐसा ट्रिक है कि अगर वो ट्रिक आपने अप्लाई नहीं करी तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ट्रिक ये है कि ये जो 1/x है इसको इधर लेके आना है। अगर आप ये 1/x इधर लेके नहीं आए तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अपनी ट्रिक से ही सॉल्व होंगे। ठीक है शानदार क्वेश्चन है। चलिए एलसीएम लीजिए। अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा सबसे पहले चेक कीजिए दोनों फ्रैक्शंस में कॉमन क्या है। तो याद रखिए कॉमन कुछ भी नहीं है क्योंकि ये x कॉमन मत समझना ये ब्रैकेट एक है और ये ब्रैकेट एक है तो कॉमन कुछ भी नहीं है। कॉमन कुछ भी नहीं है तो ठीक है जो बच गया सारा उतार दो ये भी कॉपी कर दो ये भी कॉपी कर दो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो चेक करो सबसे पहले इसको उतारा और फिर x उतार दिया आ गया। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा पूरा टर्म आ जाएगा तो ये तो पूरा मैच हो रहा है इनटू x ऊपर वाला नंबर भी मल्टीप्लाई माइनस इस पूरे में क्या मल्टीप्लाई करूंगी ये पूरा आ जाए तो x तो मैच ही हो रहा है ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू ऊपर वाला नंबर इज इक्वल टू यहां भी एलसीएम ले लो p और q का एलसीएम क्या आएगा pq ही आएगा। p में क्या मल्टीप्लाई करोगे दोनों आ जाए q इनटू ऊपर वाला नंबर प्लस q में क्या मल्टीप्लाई करोगे pq आ जाए p इनटू ऊपर वाला नंबर। एलसीएम लेने का यही तरीका होता है। चलिए तो x into 1 is x 1 से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा बाहर माइनस है सारे साइन चेंज करो होल अपॉन अंदर भी मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू ये कितना आ गया q प्लस p अपॉन pq। चेक करो माइनस x से प्लस x चला गया ये बचा माइनस p माइनस q माइनस कॉमन ले लो क्या बचेगा p प्लस q नीचे देखिए क्या बचा x स्क्वायर प्लस px प्लस qx इज इक्वल टू q प्लस p अपॉन pq। ध्यान से देखिए p प्लस q कैंसिल आउट हो गया तो ये p प्लस q नीचे ही तो आता तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला स्टेप क्या बचा -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस px प्लस qx इज इक्वल टू 1 अपॉन pq। अब मैं क्या कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये आएगा माइनस का pq इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस qx। अब इस माइनस pq को इधर ले आइए तो x स्क्वायर प्लस px प्लस qx प्लस का pq इज इक्वल टू 0। चार टर्म आ गए तो पहले दो और अगले दो में से कॉमन 100% आ रहा होगा तो पहले दो में से कॉमन आ रहा है x क्या बचा x प्लस p अगले दो में से कॉमन क्या आ रहा है q आ रहा है क्या बचा चेक करो x प्लस p फिर क्या कॉमन आ रहा है x प्लस p कॉमन आ रहा है ये लीजिए बचा क्या x प्लस q। अब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में दोनों ही जीरो के बराबर लिखने का तरीका आइदर पहला टर्म जीरो के बराबर या फिर दूसरा टर्म जीरो के बराबर आइदर पहला टर्म जीरो के बराबर और दूसरा टर्म जीरो के बराबर। यहां से x का वैल्यू कितना आ गया -p या फिर दूसरा वैल्यू क्या आएगा -q।
Therefore, minus p or minus q are the solutions of the equation या फिर the value of x is minus p or minus q। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करना है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है, फाइंड द मीडियन। ये मीडियन का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सैम्पल में। क्यों शानदार है अभी बताता हूं। दिखने में तो लग रहा होगा एकदम सिंपल सा यूजुअल जैसे क्वेश्चन आता है वही है, नहीं देखो कैसे। क्लास इंटरवल दिया है ना, जरा क्लास इंटरवल को लिखते हैं प्रॉपर्ली और फिर मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है। 0 से 10, ध्यान से देखिएगा ट्विस्ट कहां पर आएगा। 10 से 30, अगर आपको ट्विस्ट आ गया है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी बताने वाला हूं। ट्विस्ट इस सीआई के अंदर ही है, इतना सही देख लो, जब तक मैं थोड़ा लिख रहा हूं आप दिमाग में आके देख लो अपना। फिर नेक्स्ट 80/90, वो ट्विस्ट इस सीआई के अंदर ही है, तो आप अगर जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं चेक करके देख लो कि आपको ट्विस्ट समझ में आया कि नहीं आया। फ्रीक्वेंसी चेक करो तो 5, 15, 30, 8 और 2। ध्यान रखना अगर ये फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है तो इसका ऑर्डर ना तो इंक्रीजिंग हो सकता है ना ही डिक्रीजिंग, ये बढ़ती घटती होनी चाहिए। तो देखो ना तो बढ़ते ऑर्डर में ना ही घटते ऑर्डर में, मतलब पूरी की पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में या पूरी की पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा फिर। ठीक है, तो 5, 15, 30, 8, 2, ना तो ये पूरी तरह से बढ़ रही है और ना ही घट रही है। सही है, ये फ्रीक्वेंसी ही दी हुई है, डायरेक्टली लिख दीजिए। क्या चेक करो आपको समझ में आया मिस्टेक क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन की। ध्यान से देखो इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की। इन दोनों के बीच का अंतर जिसे हम क्लास साइज बोलते हैं, यहाँ 10 का है, यहाँ 20 का है, यहाँ 30 का है, यहाँ 20 का है और यहाँ फिर 10 का है। हमेशा ध्यान रखना हमने जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप होता है इसे क्लास साइज बोलते हैं, ये सेम होना चाहिए। लेकिन ये मीडियन निकालते समय अगर डिफरेंट है तो फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव कि आपका ये मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये मैच हो रहे हैं तो ध्यान रखना आपका क्लास साइज डिफरेंट हो सकता है। इस क्लास साइज को मुझे फॉर्मूले के अंदर यूज करना है। तो क्वेश्चन आया होता है सर कौन सा क्लास साइज लोगे, जब आपके पास तो सारे क्लास साइज अलग अलग है तो बताऊंगा कैसे चेक करना है इसको। ठीक है, मेन क्या याद रखना है क्लास इंटरवल में कि क्लास इंटरवल में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो मैंने सर्कल किए हैं इसे मैच होना जरूरी था। अगर ये मैच नहीं हो रहे होते तब मैं थोड़ा सा कहीं कुछ जुगाड़ लगाता क्वेश्चन में। मैच हो रहे फिर मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्लास साइज मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। होना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मीडियन निकालने से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो कैसे निकाली जाती है, इस 5 को तो सामने रख दीजिए सीधा, अब डायगोनली ऐड करते जाइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगी। जोड़िए 15 + 5 20, जोड़िए 50, जोड़िए 58, जोड़िए 60, ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख देता हूं फिर आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस कैपिटल N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इनके मतलब समझ लीजिए, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो मीडियन क्लास मुझे भी चुननी है, मतलब आपको बतानी है कि कैसे चुनते हैं। कैपिटल N सिग्मा Fi फ्रीक्वेंसी का टोटल, CF इसका मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, कि जो मीडियन क्लास आप चुनोगे उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास आपने चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये H क्लास साइज। अब क्लास साइज तो सारे अलग अलग है, कौन सा वाला लिखेंगे बताऊंगा अभी। सबसे पहले चुनना है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास चुनने का तरीका देखिए, जो भी आपका ये टोटल आया CF का, भाई CF निकाला था, टोटल कितना आ गया 60, इस 60 का आधा कर दो, 60 का आधा हुआ 30, तो 30 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जस्ट बड़ी, ये 20, 30 से छोटी है, 50, जी हाँ 30 से जस्ट बड़ी है। ऐसे तो 58 भी बड़ी है लेकिन नहीं, 30 से जस्ट बड़ी कौन सी है, तो जो ये आएगा वही आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। ये आपकी मीडियन क्लास होगी जिसको मैंने ब्लॉक में रखा है।
अब सारी वैल्यू लेते हैं। एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो एल का वैल्यू 30 हो गया। कैपिटल एन सिग्मा एफ आई, इसका सम कर दीजिए, पक्की बात 60 ही आ रहा होगा, कंफर्म है। सी एफ, ये सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने चुनी है उससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी एफ हो गया 20। एफ जो मीडियम क्लास आपने चुनी है उसकी फ्रीक्वेंसी 30। अब एच, सर क्लास साइज तो आपके सारे अलग अलग हैं, कौन से वाले का क्लास साइज दोगे? तो सिंपल जो मीडियम क्लास आपने चुनी है उसी का क्लास साइज लेंगे। तो क्लास साइज कितना हो गया? 30 हो गया यहाँ पर। ये है इसका तरीका, बस सारी वैल्यूज क्वेश्चन में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू एल 30 प्लस एन बाई 2, 60 अपॉन 2 30, माइनस का सी एफ मतलब माइनस का 20 अपॉन एफ अपॉन में भी 30 इंटू एच और एच में भी 30, कितना आ गया? 30 प्लस 10 अपॉन 30 इंटू 30, 30 से 30 चला गया, 30 प्लस 10, व्हाट इज द मीडियन? गिवन क्वेश्चन का जो मीडियन है वो है 40। बस ध्यान रखना था, जो ट्विस्ट था इसका क्लास साइज डिफरेंट था, तो क्लास साइज डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये जो मैंने सर्कल किए हैं इनका मैच होना जरूरी था। अगर ये मैच नहीं होते तब मुझे कोई क्वेश्चन में जुगाड़ लगाना पड़ता। आगे आने वाली वीडियोस में इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। एक पूरा सॉल्वर सॉल्व करके दिखाया है, बस इसमें कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि उसे मैं बोर्ड पे नहीं सॉल्व कर सकता, उसके लिए तो मुझे सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा जिसमें मैं कॉपी पर आपको सारे कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। अभी पहले इनकी सबकी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। बहुत जल्द आपको इसका सेकंड लेक्चर मिल जाएगा जिसमें और सैंपल पेपर और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके देंगे। चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। गुड लक।